डक्की की फैमिली ने उनको छुड़ाने के लिए 1.5 करोड़ रुपीस की रिश्वत दी है। कहा यह जा रहा है कि वो लापता हैं, इस वक्त उनका किसी को कोई पता नहीं है। और दूसरी किस्म के वो लोग थे जो कि इस बात को प्रेज कर रहे थे कि वाह वाह जी बहुत अच्छा हो गया, कमाल हो गया, यहाँ पे कोई भी काम पैसे के बगैर नहीं होता। ये हमारा दूसरा नॉर्म है हमारे इस मुल्क का कि हमारे यहाँ पे लोग जो हैं वो लापता हो जाते हैं। इसमें होना ये चाहिए था कि आप पहले एक कंपेन लॉन्च करते ना मुल्क भर में। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू द पीक सिनेमा ऑफ पाकिस्तान। एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग दिस वीडियो हमारे सराउंडिंग में बहुत कुछ चल रहा है, जैसे कि टमाटर का रेट 500 रुपये किलो से ज़्यादा हो गया है। इकरारुल हसन ने अपनी पार्टी का ऐलान कर दिया है। डक्की भाई पे एलिगेशन लग रहे हैं कि उनकी फैमिली ने 1.5 करोड़ रुपये 1.5 करोड़ रुपये की रिश्वत दी है। इसके अलावा भी दो चार छोटे मोटे मसाइल हैं, और उनमें से सबसे बड़ा मसला जो है हमारा कि जो एक फ़ेक सीज़ फायर था, हम फेक ही कहेंगे कि एक जो फेक पीस प्लान था, सीज़ फायर था अगेंस्ट द गाज़ा एंड पैलेस्टाइन, दैट हैज़ बीन कम्प्लीटली फेल्ड। और इस वक्त तक दर्जनों फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। तो बात तो मैं इन सब पे करना चाहता हूँ, लेकिन वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो इस वजह से अभी के लिए सिर्फ इन टॉपिक्स पे ही स्टिक करते हैं एंड बाकी सब चीज़ों पे अलग अलग वीडियो बनाएंगे। बैक टू डक्की भाई अरेस्ट केस। इस केस में हमें बहुत ज़्यादा टर्न्स देखने को मिल रहे हैं, और रिसेंटली एक सीनियर साफ़ी मंसूर अली ख़ान ने एक नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया है कि डक्की की फैमिली ने उनको छुड़ाने के लिए 1.5 करोड़ रुपीज़ की रिश्वत दी है। इसके अलावा जो दूसरी बड़ी ख़बर है वो ये है कि डक्की भाई को जिन्होंने उठाया था वो NCCIA के अफसरान, जिन्होंने डक्की भाई को अरेस्ट किया और उनके ख़िलाफ़ केस बिल्डअप किया, वो भी मंजर से गायब हो चुके हैं। और कहा यह जा रहा है कि वो लापता हैं, इस वक्त उनका किसी को कोई पता नहीं है। दोज आर लाइक मिसिंग पर्सनस एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग दिस वीडियो। इस सब के साथ साथ मैं दो चार छोटी मोटी चंद और बातें दूसरे एक दो यूट्यूबर्स के बारे में कहना चाहूँगा। वो आपको वीडियो देख के पता चल जाएगा कि मैं किसके बारे में क्या कहना चाह रहा हूँ। तो इन सब के बारे में बारी बारी बात करते हैं सीक्वेंशियल ऑर्डर में। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि अलेजिडली डक्की भाई की फैमिली ने उनको छुड़ाने के लिए जो 1.5 करोड़ रुपीस की रिश्वत दी है, कि इस बात में कितनी सच्चाई है। सबसे पहले तो ये बात की है मंसूर अली खान साहब ने, और मैं चैनल देख रहा था यून्स क्लिप्स का, तो वो कह रहे थे कि उन्होंने डक्की भाई की फैमिली से कॉन्टैक्ट किया और उनसे ये चीज़ कन्फर्म की कि क्या उन्होंने डक्की को छुड़ाने के लिए 1.5 करोड़ रुपीस की रिश्वत दी है या नहीं। तो उसके जवाब में डक्की की फैमिली ने इस बात को वेरीफाई किया कि जी हाँ, उन्होंने डक्की को छुड़ाने के लिए 1.5 करोड़ रुपीस की रिश्वत दी है। तो ये बात हो गई दो सोर्सेज की तरफ से। एक तो मंसूर अली खान ने ये क्लेम किया कि डक्की भाई और उसकी फैमिली ने रिश्वत दी है, और दूसरा यून क्लिप्स वालों ने ये कहा कि हमने वेरीफाई किया है बाय कॉन्टैक्टिंग डक्की फैमिली। अब देखें जी बैकग्राउंड में क्या चल रहा है, पस मंज़र क्या चीज़ें हैं, क्या सूरत हाल है, वो ना तो मैं जानता हूँ ना आप जानते हैं। देयर आर सर्टन थिंग्स जो थोड़ी बहुत हमारे सामने आती होती हैं, और ज़्यादातर चीज़ें जो ऐसे मामलात में हैं वो हमसे पोशीदा रखी जाती हैं इंटेंशनली। लेकिन इस सारे मामले को अब हम एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से देखते हैं। और इससे पहले कि मैं इस बारे में कोई भी बात करूं, देखिए आप पहले से कीबोर्ड वॉरियर्स ना बन जाइएगा, आप मेरी पहले पूरी कोई बात सुन लें। बिकॉज जब डक्की के साथ ये सीन बना था और उसके अगेंस्ट ये केस हुआ था, तो मैं भी सोशल मीडिया यूज़ करता हूँ, आप भी सोशल मीडिया यूज़ करते हैं। तो दो तरह के लोग जो हैं वो हमें देखने को मिले थे। एक तो वो हैं जो कह रहे थे कि डक्की के साथ जो सही नहीं हुआ, उसके साथ नाइंसाफ़ी हुई है, उसको किसी वजह से टारगेट किया जा रहा है। और दूसरी किस्म के वो लोग थे जो कि इस बात को प्रेज़ कर रहे थे कि वाह वाह जी बहुत अच्छा हो गया, कमाल हो गया, यही होना चाहिए था, वगैरह वगैरह वगैरह। तो जब मैं बात कर रहा हूँ तो अगेन आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू पुट अ न्यूट्रल पर्सपेक्टिव इन फ्रंट ऑफ यू गाइज। अच्छा जी देखें, एक हम सिनेरियो इमेजिन करें कि खुदा ना खास्ता मेरे में से, आप में से किसी की भी फैमिली का कोई भी बंदा जब जेल जाता है ना, तो उसके घर वालों पे जो बीतती है ना वो सिर्फ वही बंदा समझ सकता है। और आप में से जो भी इस वक्त वीडियो देख रहा है, मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, खुदा ना खास्ता किसी की फैमिली का कोई भी मेम्बर जब जेल जाएगा या फिर कोर्ट कचहरी थानों वगैरह के पीछे जाएगा, तो उसके घर वालों की ये बेस्ट तरीन कोशिश होगी कि किसी भी तरह मुमकिन करके उसको वहाँ से बाहर निकाला जाए, और इस चीज़ को जितना अवॉइड हो सकता है किया जाए। ये एक बात होगी। दूसरी बात यह है कि हमारे मुल्क का ये नॉर्म है कि यहाँ पे कोई भी काम पैसे के बगैर नहीं होता। यहाँ पे मुझे एक अचानक से मलिक रियाज साहब की एक बात याद आ गई कि उन्होंने टीवी इंटरव्यू में बोला था सलीम साफ़ी को कि आप मुझे पाकिस्तान में एक परचून की दुकान चला के दिखाओ किसी के रिश्वत दिए बगैर, तो मैं आपको मानूंगा। तो ये बात
काइंड ऑफ पार्सली काफ़ी हद तक तो दुरुस्त है कि ऐसा ही है। पाकिस्तान में हमारी जो करप्शन है ना, वो हमारी रगों में बस चुकी है और हमारा एक जो वाइड परसेप्शन है ये बन चुका है कि हमने अगर कोई भी काम करवाना है, चाहे वो जायज़ हो चाहे ना जायज़ हो, डज़ नॉट मैटर। आपका बिल्कुल 100% जायज़ काम है जो कि एक ऑब्लिगेशन है कि स्टेट को करके देना चाहिए, और आप वो भी करवाने किसी भी दफ्तर जाते हैं, इवन कि लेट से आपने अपनी गाड़ी का ट्रांसफ़र भी करवाना हो। अच्छा, डिजिटल दौर आने के बाद अब तो काफ़ी हद तक चीज़ों में बेहतरी आई है, काफ़ी हद तक चीज़ें बेहतर हो गई हैं करप्शन के मामले में, बट अगेन स्टिल इट इज़ इन आवर कोर। जहाँ पे ज़रिया नहीं भी होता ना, हमने वहाँ भी रास्ता तलाश करना होता है कि किसी तरह से करप्शन कर ली जाए, डंडी मार ली जाए। एनसीसीआईए का एक इदारा है जो कि रिसेंटली बनाया गया है और इसका अनाउंसमेंट आई गेस की गई थी 2024 में, और जो ये ऑपरेशनल हुआ है वो रिसेंटली आई गेस अप्रैल 2025 में हुआ है, और उसके बाद आई गेस इनका जो पहला टारगेट था वो ही था डकी भाई, तो उसको उठाया गया है। तो करप्शन हमारा एक बहुत बड़ा मसला है, और करप्शन इतना बड़ा हमारा मसला है कि हम करप्शन करने के लिए ना चीज़ों को वेपनाइज कर लेते हैं। कैसे वेपनाइज कर लेते हैं? हमारे यहाँ कोई भी जब नया चीज़ लॉन्च की जाती है, कोई भी नई आपका डिपार्टमेंट लॉन्च किया जाए, कोई नई एप्लीकेशन लॉन्च की जाए, कोई नया लॉ बनाया जाए, कोई नई पॉलिसी बनाई जाए, तो उसको हमेशा ही वेपनाइज़ किया जाता है, बिकॉज़ ये हमारी शायद इंटेंशंस में शामिल है, हमारी रगों में बस चुका है कि हमने उसको मिसयूज़ लाज़मी करना है। तो शायद यही स्टोरी है कि सेम काम यहीं इसी एनसीसीआईए के मामले में हुआ है कि जैसे ही एनसीसीआईए ऑपरेशनल हुआ है, उन्होंने शायद डकी भाई को उठाया है। अगेन उठाया किस लिए था? फॉर द प्रमोशन ऑफ गैम्बलिंग और बैटिंग ऐप्स, और उसके बाद जनाब जी उनकी फैमिली के सामने तरफ से ये बात सामने आई है कि उन्होंने उसको छुड़वाने के लिए 1.5 करोड़ रुपीज़ की रिश्वत ली है, विच अगेन मीन्स कि शायद मे बी अफसरान उनसे ज़्यादा निकलवाना चाह रहे थे। व्हाट्सएवर, गॉड नोज़। अगेन मैं कोई यहाँ पे क्लेम्स नहीं कर रहा, मैं जस्ट एक इफ्स एंड बट्स वाली बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे क्या पॉसिबल हो सकता है जो बिहाइंड द सीन हुआ होगा, और हमें नहीं पता। बिकॉज़ एक तो हमारे सामने कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दी जाती, हमें आवाम को गुमराह रखा जाता है काफ़ी सारी चीज़ों से। देखें इस केस के मामले में भी अब तक ना तो हमें डकी भाई के मुंह से सुनने को कुछ मिला, और ना ही कोई बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमें मिली उनकी लीगल टीम की जानिब से, उनके वकला की जानिब से, कि इस बारे में क्या सूरत हाल है और क्या सीन बन रहा है। लेकिन इस सब के बाद जो उससे भी अहम मुद्दा है वो ये है कि वो एनसीसीआई अफसरान जो कि डकी भाई के केस में मुलव्वस थे, इनफैक्ट जिन्होंने डकी भाई को अरेस्ट किया था, उनके खिलाफ केस बिल्डअप किया था, बताया जा रहा है कि वो लापता हैं और उनकी गुमशुदगी हो चुकी है। अब या तो हम सबको पता है वो कहाँ हैं, या फिर हम में से किसी को भी कुछ नहीं पता कि वो कहाँ हैं। बिकॉज़ ये हमारा दूसरा नॉर्म है हमारे इस मुल्क का कि हमारे यहाँ पे लोग जो हैं वो लापता हो जाते हैं, और किसी को कुछ मालूम नहीं होता, ना किसी डिपार्टमेंट को पता होता है। डिपार्टमेंट कहते हैं हमारे पास नहीं है, वो लापता हैं। जब भी किसी से पूछा जाए, इंटेलिजेंस एजेंसीज कहते हैं वो हमारे पास नहीं है। जिसकी एक रीसेंट एग्जांपल टीएलबी के लीडर साद हुसैन रिजवी, वो भी अब तक ना आपको पता है कहाँ है, ना मुझे पता है कहाँ है, और क्या कह सकते हैं इस बारे में। तो खैर अदालत ने ये हुक्म दिया था कि डक्की भाई को अरेस्ट करने वाले या फिर वो जो एनसीसीआईए के अफसरान जो कि लापता हैं उनको बाजियाब कराया जाए, और पहले 3 दिन का टाइम दिया था, आई गेस बाद में वो पीरियड एक्सटेंड करके 1 से 2 हफ्तों का कर दिया है। अब अगेन ये भी बातें समझ से बालातर हैं कि ये क्या चल रहा है, मतलब अदालत क्या एक्सपेक्ट करती है कि जब स्टेट कह रही है कि वो बंदे हमारे पास नहीं हैं, किसी भी इदारे के पास नहीं हैं, किसी भी महकमे के पास नहीं है, तो वो या तो खुद से लापता हो गए या फिर वो किडनैप हो गए लेट से। तो अब जो अदालत हुक्म दे रही है कि भाई इनको पेश किया जाए इतने दिन के अंदर अंदर, तो जो वो डाकू थे जिन्होंने किडनैप किया था, क्या वो आके कहेंगे कि लें जी सर आपका ऑर्डर था, हम आपको आके बंदे पेश कर रहे हैं? ऐसा नहीं होगा। और अगर वो बंदे खुद से लापता हैं तो वो क्यों आएंगे? उनकी कोई इंटेंशन थी, उन्होंने कोई मैल प्रैक्टिस की थी, या फिर इस तरह का कोई भी इशू था जिसकी वजह से वो खुद ही लापता थे, तो वो क्या कहेंगे, सर प्लीज़ टेक अस इन, हम आ गए हैं? यार ऐसे नहीं होता। एक और जो बहुत बड़ा मसला है हमारा, हमारी कौम का कह लें या हमारे गवर्नमेंट का कह लें, कि हम ना चीज़ों को एकदम से शुरू हो जाते हैं कि हमने ग्राउंड से बिल्डअप नहीं करना होता, हमें बैकग्राउंड वर्क करना ही नहीं होता, हमें डायरेक्ट ना फल चाहिए। जैसे कि आपको कोई भी फल लेना है ना, तो उसका एक बाकायदा प्रोसेस है कि आप पहले प्लांट लगाएंगे, उसको पूरा संभालेंगे, संवारेंगे, उसको पानी देंगे, उसे बड़ा करेंगे, और अल्टीमेटली वेट करने के बाद एक टाइम आएगा जब आप उसका फल खाएंगे। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। हमारे यहाँ कहा जाता है कि बस भाई जाके आपने फल लाना है,
उसकी एक और रीसेंट एग्जांपल देख लें कि जैसे हमारे यहाँ एक चीज़ स्टार्ट हुई हुई है ई चालान्स, और वो धाड़े चालान किए जा रहे हैं पिछले पता नहीं कितने अरसे से, गॉड नोज़। मगर उसमें हमने ये नहीं देखना कि हमारा जो बैकग्राउंड है वो सिस्टम किस तरह से काम कर रहा था। हम पहले उस सिस्टम को ठीक करें ताकि कोई भी जो इनोसेंट बंदा है उसको इससे हार ना हो। नहीं नहीं, हमें उससे कोई कंसर्न नहीं है। हमने सिस्टम ठीक नहीं करना। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए चालान, क्योंकि वो फल है, हमें फल चाहिए। तो होना तो ये चाहिए था कि ई चालान्स का सिस्टम शुरू करने से पहले हम ये करते ना कि हम पहले बाइक्स और गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन के मालिकों के नाम पे करवाते। आहिस्ता आहिस्ता एक टाइम लगता है ना, एक प्रोसेस होता है, टाइम लगता है। आहिस्ता से कानून बनता कि नहीं, पहले जो भी मालकान है ना उनकी गाड़ी उनके अपने नाम होगी, फिर उसके बाद आप ई चालान का सिस्टम शुरू करते ताकि जो बंदा वायलेशन कर रहा है ना, चालान उसी के घर जा रहा है। अब हो क्या रहा है, और चालान किसी और सूबे में हो रहा है, सॉरी किसी और सिटी में हो रहा है, और किसी और शहरी को, जिसने सालों पहले वो बाइक या गाड़ी बेच दी थी, उसको अब चालान रिसीव हो रहा है और वो परेशान है कि अब मैं क्या करूं। एग्जांपल दे रहा हूं। तो इस तरह के और भी बहुत सारे इशू हैं जो कि हम ना एकदम से ले लेते हैं। तो इसी तरह का ये इशू है एनसीसीआईए का। एनसीसीआईए या फिर हमारा जो पिक एक्ट बन गया था, इसके अलावा हमारा जो जितने भी सोशल मीडिया एक्ट्स वगैरह हैं, तो एक सिस्टमैटिक ऑर्डर होना चाहिए था कि आप, लेट्स से डक्की भाई का केस है, डक्की भाई के केस में भी ये सिस्टमैटिक ऑर्डर हो सकता था। तो डक्की भाई के बारे में मैं इतना कह सकता हूँ कि ही वाज लाइक अ कंप्लाइंग गाय। वीडियोस में भी जब कोई कंट्रोवर्सीज वगैरह होती थी तो लोग कहते थे कि यार वीडियो ये रिमूव कर दो, और वो रिमूव कर देता था, ब्ला ब्ला ब्ला, इस तरह का सीन। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ही वाज नॉट अ डिफिकल्ट पर्सन टू कन्विंस। उसको कन्विंस करना आसान था, आप उसको कन्विंस कर सकते थे। इसमें होना ये चाहिए था कि आप पहले एक कंपेन लॉन्च करते हैं ना मुल्क भर में। हमें सबसे पहला स्टेप यही होता है ना कि आप आवाम को अवेयर करें कि ये लॉ है। हमें ये नहीं करना, हमने जस्ट लॉ बनाना है और अगले दिन उस पर खड़कार हमने पहले गिरफ्तारियाँ शुरू कर देनी है, बंदों को पकड़ धकड़ मार धार, हमने डायरेक्ट उस चीज़ पे चले जाना है। तो होना तो यही चाहिए था ना कि पहले उसको लाइक इन्फॉर्म किया जाए कि देखो भाई, उसको नहीं, उससे मैद लाइक पूरे मुल्क को ही इन्फॉर्म किया जाता कि, क्योंकि इस वक्त डिजिटल मीडिया का दौर है, हर दूसरा बंदा ही कंटेंट क्रिएटर बना हुआ है, हर दूसरा बंदा ही मेरी तरह देख लो यूट्यूब पे आया हुआ है। तो एक कैंपेन लॉन्च करनी चाहिए थी जिसमें ये बताया जाता कि अब से आगे बैटिंग ऐप्स और गैम्बलिंग ऐप्स, इनकी प्रमोशन, इनकी तरह किसी तरह की कोलैबोरेशन वगैरह जो भी करेगा उसकी ये सज़ा है, और जो करने वाले हैं उनको लाइक एक नोटिस भेज दिया जाता, या फिर उनको आप बहुत ज़्यादा ही सख्ती कर रहे थे, लेट्स से यू आर अ वेरी हार्ड स्टेट, तो आप उनको फ़ाइन कर सकते थे, आप उनको जुर्माने लगा देते। लेकिन एकदम से ही इस तरह से क्रैक डाउन करना, और वो भी एक मैं कहूँगा कि बड़ी यूट्यूबर से, शायद पाकिस्तान के वन ऑफ द बिगेस्ट यूट्यूबर से डायरेक्ट आप जाके क्रैक डाउन कर रहे हैं, और फिर इस तरह के मामलात हो रहे हैं। फिर आपके ऑफिसर्स जो हैं वो करप्ट साबित हो रहे हैं, और फिर वो मामले से लापता हो रहे हैं। क्या चल रहा है, क्या बोलें? आप खुल के बोल भी नहीं सकते, क्या कहें। खैर, अगेन जैसे कि मैंने एक पिछली वीडियो में भी बात की थी इससे रिलेटेड, अगर आपने नहीं देखी तो जाके देख सकते हैं। मैंने एक पहले भी वीडियो बनाई थी कि मेरा डक्की के साथ कोई बहुत ज़्यादा हमदर्दी नहीं है। आई एम नॉट अप्रिशिएटिंग हिज एक्ट कि उसने जो गैमलिंग और बैटिंग ऐप्स की प्रमोशन की थी उसको करनी चाहिए थी। ये बहुत ही गलत बात थी, और वो एक समझदार बंदा था और उसे ये समझना चाहिए था। मगर अगेन शायद कहते हैं ना कि ग्रीड इज़ अ कर्स, लालच बुरी बला है। तो मे भी शायद वो लालच के शिकार हो गए, उन्हें शायद बड़ा पैसा नज़र आया तो चल पड़े इस राह पे। बट अगेन कहने का मकसद ये है कि हमारे यहाँ ना कंपेन लॉन्च की जाती, कंटेंट क्रिएटर्स को बताया जाता कि भाई देखो ये काम गलत है, ये छोड़ दो। फिर जो ना छोड़ता, फिर आप उसको अरेस्ट करते, उसके खिलाफ केस बिल्डअप करते। और देखता हूँ, मुझे नहीं लगता कि पूरी कौम में से एक भी ऐसा बंदा होता कि जो आके कहता नहीं भाई आप उसको टारगेट कर रहे हैं, किसी और वजह से उसको विक्टिमाइज़ किया जा रहा है। बट अगेन चीज़ें सिस्टमेटिकली बेहतर हो सकती थी, लेकिन हम में पेशेंस नहीं है। हमारा ये होता है कि हमारा ना वो एक पुरानी रिवायत है कि हमारे आज तक किसी भी प्राइम मिनिस्टर ने 5 साल पूरे नहीं किए। प्राइम मिनिस्टर की बात कर रहा हूँ, डिक्टेटर की नहीं। मुझे पता है मुशर्रफ साहब जो हैं वो 8 साल के पता नहीं कितने लगा के गए थे। तो हमारे किसी भी डेमोक्रेट प्राइम मिनिस्टर ने 5 साल पूरे नहीं किए। तो शायद यही वजह है कि हम जल्दी में होते हैं कि वो जो जब हुक्मरान आता है तो उसको पता है मेरा टाइम तो पूरा होना नहीं है। जितनी जल्दी जो पकड़ धकड़ मार धाड़ हो सकती है मैं कर लूँ, और इससे जो फ़ायदा हासिल हो सकता है वो कर लूँ और फिर चला जाऊँ। मे बी हम एक थ्योरी पेश कर रहे हैं। इस सब के बाद जो मैंने आपसे कहा था, मैं बात करना चाह रहा हूँ चंद यूट्यूबर्स के हवाले से। उनमें से एक जो नाम है वो है शामिर अब्बास शाह। मुझे रिसेंटली जब मैं स्क्रॉल कर रहा था तो उसकी एक वीडियो सामने आई इन्हीं डेज़ में, जब डक्की भाई को कन्वर्ट किया गया था फॉर 7 years इन जेल एंड 10 million रुपीज़ इन फाइन। तो उसकी वीडियो सामने आई
और उसमें जो भाई साहब कह रहे थे ना कि लाइक डक्की ये गलत था, डक्की वो गलत था, सही हुआ डक्की के साथ, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला। भाई मतलब मैं यहाँ पे पाकिस्तानी आवाम से सवाल करना चाहता हूँ कि यार आप किस तरह के बंदों को प्रमोट कर रहे हो, क्या कर रहे हो। उधर दूसरा देख लो, वो दूसरा जो है रजब भट्ट आपका, अब क्या कंटेंट है उसका, मतलब आपने कभी ज़िंदगी में औरतें नहीं देखी पहले कभी, मतलब क्यों उनको प्रमोट कर रहे हैं, क्या है उनका ऐसा ख़ास कंटेंट, कोई उसमें नॉलेज हो, कोई इसमें इंटरटेनमेंट हो, कोई क्या चीज़ क्या है। लाइक दिस इज़ द बिगेस्ट वेस्ट ऑफ टाइम यू कैन डू ऑन इवन सोशल मीडिया और यूट्यूब। इससे और बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको एजुकेशनल वीडियो देखना है, एजुकेशनल वीडियो नहीं देखते, इंटरटेनमेंट नहीं देखनी है ना, आप कोई प्रॉपरली फ़नी स्किट्स देख लें, ऐसे और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप देख सकते हैं। मगर हमें प्रमोट करना है शामिर अब्बास शाह को, हमें प्रमोट करना है डक्की भाई को, ब्ला ब्ला ब्ला, व्हाट द हेल इज़ गोइंग ऑन। अब शामिर अब्बास शाह से जो मैं इस वक्त इख्तलाफ कर रहा हूँ वो ये है कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हिस्ट्री गॉड नोज़ कितने इवेंट हुए और कितनी जगह पे वो कितनी बार वो डक्की का दोस्त था। कभी वो वीडियोस आ रही होती थी, पता नहीं कितनी कंट्रोवर्सीज़ की, कभी वो डक्की का दोस्त है और अब वो डक्की का दोस्त नहीं है, अब वो डक्की का दोस्त है और अब वो डक्की का दोस्त नहीं है। तो ये सारा कुछ चल क्या रहा है भाई। और इस वक्त जो मेरा उससे सबसे बड़ा डिसएग्रीमेंट है वो ये है कि आप एक बंदे को रोस्ट कर रहे हो, रोस्ट नहीं क्या कहूँ कि मतलब क्रिटिसाइज़ कर रहे हो, जो भी कर रहे हो एट द टाइम कि वो कन्विक्ट किया जा रहा है फॉर जेल और उनकी फैमिली पे एक टफ टाइम चल रहा है, दैट इज़ नॉट ए गुड कॉल, दैट इज़ नॉट ए गुड साइन। अगेन मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी कहा था कि अगेन लॉ के हिसाब से डक्की ने सही नहीं किया, डक्की की गलतियां थी, ब्ला ब्ला ब्ला, दैट इज़ वन स्टोरी। बट यार ये किस तरह के दोस्त हैं कि जब एक बंदे पे शदीद मुसीबत आई हुई है ना, लाइक वो किस्मत की तरफ से ही है ना, किस्मत का कह लें, किस्मत की तरफ से आई है, तो किस्मत की तरफ से जब उस पर मुसीबत आई हुई है तो आप उसको कैश आउट करने की कोशिश कर रहे हो, और वो भी उसको बुरा भला कह के। आपने ये नहीं, चलो एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव दे दो, आप पॉजिटिव पर्सपेक्टिव दे दो, आप कह लो कि यार ये ऐसा नहीं होना चाहिए था। या फिर आप बहुत ज़्यादा ही नेगेटिव हो ना, कानून की बात कर लो, आप उस पर पर्सनल अटैक्स में जा रहे हो, पीछे जा रहे हो, किस तरह का कंटेंट, ब्ला ब्ला ब्ला। तो मेरा जो भी मेरे व्यूज़ हैं, उम्मीद है अभी तो बहुत कम होंगे, शायद ना होने के बराबर, तो जो भी मेरी वीडियो यहाँ तक देख रहा है और यहाँ पे देख रहे हो ना, तो मेरा आपके लिए एक मैसेज है, खुदा के लिए जो नेगेटिविटी है ना वो छोड़ दो। नेगेटिविटी तभी छूटेगी आप लोगों की जब आप नेगेटिव लोगों से दूर रहेंगे, और नेगेटिव लोग वही हैं जिनको आप देख रहे हो। अब ये क्या पॉजिटिविटी स्प्रेड कर रहे हैं जो आपके ये टॉप यूट्यूबर्स हैं अमंग डक्की भाई भी को बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी तो स्प्रेड नहीं कर रहा था, उसका भी वही कंटेंट था जो रजब का कंटेंट है। अगेन डक्की थोड़ा एजुकेटेड था, रजब वगैरह ये अनएजुकेटेड हैं, तो डक्की का कंटेंट थोड़ा सा उनमें से ज़्यादा सेंसिबल ज़रूर था, बट दैट कैन नॉट बी कैटेगराइज एज अ गुड कंटेंट। अगेन मेरा कहने का मतलब ये है कि नेगेटिविटी छोड़ दें, आप नेगेटिविटी स्प्रेड करना छोड़ दें, इन नेगेटिव लोगों को सपोर्ट करना छोड़ दें। अच्छा, और इनमें से एक और आपको बात बताऊँ कि जो अगर आप छोड़ना चाहते हो ना इनको सपोर्ट करना, उसका बेस्ट वे यही है कि आप इनको अटेंशन देना छोड़ दो। फॉर एग्जांपल जब मेरे सामने शामिर अब्बास की वीडियो आई, मुझे पता था ये दिस इज़ फुल ऑफ नेगेटिविटी, तो मैंने सबसे पहले क्या किया, मुझे सिर्फ उसका कोई 5 सेकंड या 10 सेकंड का क्लिप चला होगा, उसकी हाईलाइट्स जो दिखाता है, मैंने स्किप कर दी। एंड दैट्स व्हाट आई डू फॉर द पीपल आई डोंट लाइक। और यही करना चाहिए आपको। नहीं, आपने ये करना होता है कि आपने उसकी वीडियो भी पूरी देखनी है और फिर उसको कमेंट भी करना है, वो चाहे आप जाके गालियाँ दें। और मेरे भाई उसको यही चाहिए था, वो आपको रेज बेट देते हैं। रेज बेट का वर्ड सुना है कभी ना? वो आपको रेज बेट देते हैं कि आपको ऐसी बात करेंगे कि आप गुस्सा आ जाए, आप उस गुस्से में पूरी वीडियो देखें, आप उसके जाके नीचे बहुत से कमेंट्स की भरमार कर दें, और इस वजह से उनको जो रीच चाहिए थी वो मिल जाती है, और आप कहते हो कि ना भाई मैंने कमाल कर दिया है। सही भाई, सबसे अच्छा तरीका यही है, अगर आप नेगेटिविटी और इन नेगेटिव लोगों से दूर होना चाहते हैं तो इनको इग्नोर करें। डोंट रिएक्ट, डोंट कमेंट, डोंट वॉच, दैट्स द एंड ऑफ स्टोरी। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत सारी बातें हो सकती हैं, बट अगेन वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अगर यहाँ तक किसी ने पूरी देखी है तो वो बंदा कमेंट कर दे कि मैंने ये वीडियो पूरी देखी है, बिकॉज यू माई गाय, यू माइट बी द फर्स्ट पर्सन जिसने ये वीडियो पूरी देखी थी। So thank you for watching. See you in the next one.